चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रुप डी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम लोग लाइन से कवर करेंगे। ठीक है, 2018 से लेकर 2025 तक में रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हों, चाहे एएलपी के हों, चाहे एनटीपीसी हो, यहाँ तक कि मेंस तक के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे जो कि रेलवे अभी तक पूछ चुका है ना। मैंने आपसे एक चीज कहा था कि देखो ग्रुप डी के पेपर में 25 नंबर की मैथ आएगी आपकी। ठीक है, 25 नंबर की मैथ आएगी। अब आपको पता है इस 25 में से जो 20 क्वेश्चन है वो लगभग सभी बच्चे कर लेंगे, 19-20 क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था कि जो 20 क्वेश्चन करेंगे सिलेक्शन उनका नहीं होगा। जो बाकी के बच्चे 5-6 क्वेश्चन हैं जो मॉडरेट टू हार्ड लेवल के होते हैं, थोड़े डिस्क्रिप्टिव होते हैं, है ना, जो बच्चा इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। बात समझे, है ना। मेरा मेन फोकस इन्हीं क्वेश्चनों पर ज्यादा रहेगा। ठीक है, और ये वीडियो खास तौर पर मेरे उन बच्चों के लिए है जो मुझसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ सके हैं। इसलिए जो बच्चा ऑनलाइन मेरी क्लास देख रहा है ना, अच्छी बात है, देखो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन वो ये नहीं कहेगा मुझसे कि सर बेसिक से पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाओ, वैसा पढ़ाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिक से बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैथ पे करवाऊंगा। 2018 से लेकर 2025 तक के सब क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक है ना। लेकिन बेसिक के लिए टाइम नहीं है, समय हमारे पास कम है। हाँ, जो ये 20 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं जो थोड़े से सिंपल लेवल के होते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, ये क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ कवर करेंगे। क्वेश्चन तो हम सब कवर करेंगे, लेकिन मेन फोकस मेरा रहेगा ये 5 से 6 क्वेश्चनों में, जो कि बच्चों को आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। अब मैं एक चीज और बता दूं, 2018 से 2021 तक के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कौन से चैप्टर के? परसेंट के, है ना। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल तक हम लोग ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे। ठीक है, अच्छा, सारे चैप्टर वाइज हम लोग हर एक चीज कवर करेंगे, एक भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन मैथ का छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो अब देखो 2022 के सेट पर आते हैं। 2022 में जो क्वेश्चन आए थे उन्हें सॉल्व करेंगे हम लोग लाइन से। 2022 में आप देखोगे एक क्वेश्चन आया था, एक परीक्षा में ट्रांजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? बट ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे कि क्या पूछा है कि ट्रांजॉय ने कितने अंक अर्जित किए? 272 अंक। कितने अंक मिले उसे? 272 अंक प्राप्त किए, है ना, जो 64 अंक के प्राप्त करने के बराबर थे। इसका मतलब 64% कहो या 272 नंबर कहो, दोनों क्या चीजें हैं? बराबर चीजें हैं। यही कह रहा है वो, है ना। तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। हम क्या करेंगे? 1% की वैल्यू निकालेंगे, है ना। 64 आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है ना। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 अठे 32। फिर उसके बाद 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, है ना। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब उसके बाद देखोगे 4 से काटोगे तो 4 चौके 16, पॉइंट बचा 1 यानी कि 10, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। यानी आप ये कह सकते हो कि 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू है 4.25, है ना। उसके बाद अगर मैं कहूं कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 425। और आपको पता है कि 100% का मतलब पूरा पेपर कितने नंबर का था। तो उसने यही पूछा है कि परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी कितने अंकों की थी? 425 नंबरों का पेपर था आपका। बट ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। ठीक है, 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 2, 4, 5, 6, 7 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? अब मेरे भाई ये बात बताओ जरा कि शहर में 62% लोग शिक्षित हैं, है ना। शिक्षित कितने परसेंट है? आप कहो कि 62% दिया है सर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अशिक्षित लोग कितने हो गए, तो आप कहोगे 100 माइनस 62% अशिक्षित हो गए। 100% में से 62% माइनस कर देंगे, और 100 में से 62% माइनस करोगे आप, तो 100 में से 62% माइनस करने पे आपका कितना बचेगा? 38%। ठीक है, तो अगर अशिक्षित की संख्या पूछे तो कितना आ जाएगा हमारा? 38% आ जाएगा। अशिक्षित की संख्या कितनी आ जाएगी? 38%, है ना। अगर शिक्षित 62% है तो अशिक्षित जो है 38% ही तो बचे। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अशिक्षित लोगों की संख्या दी है, यानी 38% की संख्या दी है हमें, 2, 4, 5, 6, 7, है ना। तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? अब मेरे भाई ये बताओ जरा कि 38%, है ना, 38% की वैल्यू दी है 2, 4, 5, 6, 7। ठीक है,
हम क्या करें, है ना, 1% की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 62% की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों साइड यहाँ पर देखो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 24567 अपॉन 38। ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई। अब निकालना है 62% की, तो अगर 1% में 62 का मल्टीप्लाई कर दें तो 62% हो जाएगा। तो हम सेम 62 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए सॉल्व कर लीजिए, दोनों किसने कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 3 6, 2 एकम 2, ये कटेगा 2 से, है ना, 2 एकम 2, 2 नम 18। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो अगर इसका अगर इकाई का अंक देखोगे आप तो 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है, तो 1 और 7 का गुणा करोगे 7 आएगा, है ना। नीचे क्या है 9। ठीक है, तो 9 के पहाड़े में कौन सा ऐसा नंबर आता है जिसके इकाई का अंक 7 हो। ठीक है, तो 9 3 27, इसमें आता है 9 3 27, इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, 8 में करोगे, है ना, तो 72 आ जाएगा। इसमें देखो यहाँ भी 3 है, तो हमारा ये वाला भी हो सकता है, 9 3 27 इकाई का अंक यहाँ भी आ जाएगा। बात क्लियर है ना। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखो जरा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24567, है ना, और यहाँ पे है 31, नीचे डिवाइड कर रहे हैं किससे, 19 से डिवाइड कर रहे हैं। बट ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे ऊपर हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से 2 जीरो आ जाएं। ठीक है, 19 से डिवाइड भी करना है ना, इसका मतलब हमारा इसकी पॉसिबिलिटी 99% ज्यादा है। बट ठीक है ना, वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा। 24567 मल्टीप्लाई 31 अपॉन 19। ठीक है ना, आप पहले 19 से काटोगे, फिर उसके बाद 31 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप देखोगे आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा, इतना ही। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे लगा दिया अंदाजा, है ना। अगर आपको ये चीज सीखना है कि कब जीरो आते हैं बीच में, कब नहीं आते, तो इसके लिए मैंने नंबर सिस्टम की पूरी सीरीज बना के रखी है, आपको वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीज आपको पढ़ाऊं, इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो वीडियो है ना, ये जो मैं यहाँ पर ग्रुप डी के सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जो मुझसे पहले ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। चलिए, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। बात क्लियर। अच्छा, कुछ क्वेश्चनों में आजकल मिसप्रिंट बहुत होने लगे हैं। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आपको वहां पर मिलती है तो आपको 2 काम करना है। पहला काम, अगर आप उसमें मॉडिफाई करके, खुद से मॉडिफाई करके अगर आप उसका आंसर लगाते हो, है ना, तो आपको नंबर जरूर मिल जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें काम करती हैं। पहली चीज काम करती है कि अगर वो क्वेश्चन सार्वजनिक तौर पर सामने आया, ठीक है, सार्वजनिक तौर पे सामने आया, तो स्टाफ क्या करता है, मतलब रेलवे क्या करेगा, उस क्वेश्चन का नंबर किसी ने चाहे सही लगाया हो चाहे गलत लगाया हो, उसका नंबर सबको ही दिया जाएगा। बट ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है ना, जो कि सार्वजनिक तौर पर नहीं आ पाया लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन गलत था, तो उसका जो नंबर होता है वो उसी बच्चे को मिलता है जिसने क्लेम किया होता है। ठीक है ना। जब भी आपका जो आंसर की आती है उसके टाइम पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें आपको एक सुविधा मिलती है कि आपका क्वेश्चन अगर गलत चेक हुआ है या क्वेश्चन गलत है तो वहां पर आप क्लेम कर सकते हो। बात ठीक है ना, ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन के टाइम पे जो बच्चे करेंगे उन्हीं को नंबर दिया जाएगा, भले ही क्वेश्चन गलत क्यों ना हो। अगर वो क्वेश्चन गलत है और वो सार्वजनिक हो गया कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, तो फिर उसका नंबर सभी को दिया जाता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर क्वेश्चन गलत है, वो सार्वजनिक हो या ना हो, रेलवे ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि हाँ गलत है, तो फिर वो उसका नंबर सबको दे देगी। बात क्लियर है ना। चलो, यहाँ पर देखो, बाकी यार कोई भी कुछ भी कहता रहे, है ना, कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बात करने के लिए तो आदमी कुछ भी बोलता रहे, लेकिन ऐसे रेलवे काम नहीं करती, या कोई भी बोर्ड काम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी बोर्ड इस तरीके से काम नहीं करता है। वो क्या करते हैं, अपने सिस्टम जो उनके बने हुए उसी हिसाब से काम करते हैं, उसी हिसाब से वो अपना मैनेज करते हैं कि हमें किस क्वेश्चन का नंबर सबको देना है, किस क्वेश्चन का नंबर हमें केवल क्लेम करने वाले बच्चों को ही देना है। बात क्लियर है। चलो ठीक है, कहने के लिए, बंडलबाजी मारने के लिए तो बहुत से लोग हैं, कुछ भी बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एग्जामिनर सबसे ऊपर होता है। अगर एग्जामिनर ने कह दिया सूरज पश्चिम से उगता है, तो सूरज पश्चिम से आपको उगाना पड़ेगा।
बट ठीक है, ऐसा समझ के चलो। यहाँ देखो, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है। अब देखो 5% छात्र अनुपस्थित हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 95% छात्र क्या थे, प्रेजेंट थे। जब 5% अनुपस्थित हैं, एब्सेंट थे, इसका मतलब 95% प्रेजेंट थे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी, 38 है, यानी 95% की वैल्यू दी है 38। तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है ना। तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो आप कह सकते हो कि अगर मान लो यहां से हम 1% की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 38/95, 38/95 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे अगर आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 5 एकम 5 5 नम 45, 19 दूनी 38, है ना। कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, ठीक है। तो उस टाइम पर कितने बच्चे थे टोटल क्लास में, 40 बच्चे थे, जिसमें 5% अनुपस्थित थे। 5% यानी 5 चुके 20, यानी कि 2 बच्चे अनुपस्थित थे और 38 बच्चे क्लास में आए हुए थे। क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब आप देखोगे 2020 में जो लाइन से क्वेश्चन चले आ रहे हैं, है ना, तो क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके एक ही क्वेश्चन को हर शिफ्ट में लाइन से अरेंज किया जाता है, ठीक है। इसीलिए बच्चा एनालिसिस देखता है पेपर के टाइम पे, जिन मतलब रेलवे के पेपर महीने भर तो चलते ही हैं, इसीलिए बच्चा एनालिसिस देखता है कि जो जिस तरह का क्वेश्चन इस शिफ्ट में आया सेम उसी तरह का क्वेश्चन नंबर बदल के अगले शिफ्ट में आएगा, ठीक है। तो ये रेलवे बहुत करता है। इसमें से मैंने बहुत सारे उस तरह के क्वेश्चन हटा दिए हैं जो बार बार उसी पैटर्न पर रिपीटेड हैं, ठीक है। चलो एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने थे, परीक्षा में प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक का मतलब क्या है, पूर्णांक कितने का था, यानी पेपर कितने का था। बात क्लियर है। देखो एक विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी अगर उसे पास होना है ना, उसे पास होना है तो 40% नंबर तो उसे लाने ही पड़ेंगे। बात ठीक है ना। उसने एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए, उसे कितने नंबर मिले, 40 नंबर मिले, ठीक है। और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। 40 नंबर मिले, ठीक है, और 40 नंबरों से फेल हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर उसे 40 नंबर और मिल जाते तो 40-40 हो जाते 80 नंबर, और वो क्या हो जाता, पास हो जाता, है ना। उसे 40 नंबर मिले और 40 नंबर से फेल हो गया, तो अगर ये फेल होने वाले जितने नंबर से फेल हुए वो मिल जाते उसे, तो टोटल 80 नंबर हो जाते और वो परीक्षा में पास हो जाता। बट ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पासिंग मार्क्स हो गए हमारे, है ना, कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो ये परसेंटेज हमें दिया हुआ है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 40% का मान कितना दिया है, 80, है ना। तो यहाँ आप देखोगे 4 से काटोगे तो 10% बराबर कितना आ जाएगा 10% बराबर 20, और 100% बराबर अगर आप निकालोगे तो 100% का मान हो जाएगा 200। इसका मतलब परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितने नंबर का था, 200 नंबर का था। क्लियर है। 100% का मतलब पूरा का पूरा पूर्णांक, यानी पेपर कितने का था, है ना। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्टोरेंट व मॉल जाने में खर्च करती है, ठीक है, बहुत अच्छे, है ना। तो मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10%, यानी हर बार 10% खरीदारी, रेस्टोरेंट और मॉल जाने में खर्च करती है, ठीक है। शेष, यहाँ पर क्या आ गया शब्द शेष। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उसका वेतन कितना, हमने मान लिया आई, इनकम कितनी उसकी आई मान लिया, ठीक है। 10% खर्च किया, यानी अब उसके पास बचेगा कितना, 90% है, ठीक है ना, यानी 90/100, ठीक है ना। 10 से मैंने 90 क्यों लिखा, क्योंकि 10 उसने खर्च कर दिया, शेष आ गया, यानी अब हमें बचे में से काम करना है, ठीक है। तो 10% के बाद बचा कितना, 90। शेष 80% उसने घरेलू खर्च पर व्यय किया, है ना। अब शेष अगर 80% घरेलू खर्च पर व्यय कर दिया, तब उसके पास कितना बचा, 20% बचा, यानी अब रिमेनिंग इनकम कितनी है उसकी, बची हुई आय इतनी है ना। और 10% की बचत होती है, ठीक है, 10% की बचत कर देता, बचा हुआ कितना हो गया, 10% की बचत कर देता है। यदि मासिक घरेलू व्यय, अच्छा यहाँ पर मासिक घरेलू व्यय दिया है 48,000, बात क्लियर है। तो मासिक आय कितनी है, ठीक है। ये तो यहाँ पर 20/100 मैंने लिख दिया, तो यहाँ से क्या निकला है, उसका बचा हुआ। लेकिन अब बचे हुए का कोई काम नहीं है, क्योंकि नीचे उसने दिया है कि मासिक घरेलू आय।
तो आप देखोगे यहाँ पर इतना बचा हुआ था, 10% रेस्टोरेंट में खर्च करने के बाद इतना अमाउंट बचा हुआ था, इसमें से 80% घरेलू खर्च पर खर्च करती है। तो इसका अगर 80% हम कर दें तो ये घरेलू खर्च आ गया हमारा, और घरेलू खर्च हमें दिया हुआ है कितना, 48,000 पर, ठीक है ना। यहां से हम अगर आई की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा उसकी इनकम कितनी है, जो कि हमें निकालना है, मासिक आय कितनी है पता चल जाएगा हमें, ठीक है ना। देखो 2 जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए, 8 से काटोगे तो 8 छंग 48, ठीक है। तो यहां पर देखो 100 इधर चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 लाख, 9 हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब इसे 3 से अगर काटोगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी ऊपर बचेगा हमारा 2 लाख और नीचे बचेगा 3, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे अगर इसे 3 से डिवाइड करोगे तो 3 18, 6 6 6 6.66, ठीक है, इतना आ जाएगा, यानी 66,666, ठीक है। अब देखोगे ऐसा ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं है, लेकिन इसके पास वाला ऑप्शन हम लोग लगा सकते हैं 60,000, क्योंकि उसने मासिक आय ही पूछी है। क्लियर है, ठीक है ना। तो 60,000 हम लोग क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेट वाला क्वेश्चन है जिसमें लगभग में हमें आंसर बताना है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर दिया नहीं है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो हमने क्या किया कि अप्रोक्सीमेट में आंसर लगा दिया, ठीक है ना। तो 60,000 आंसर आ गया अपना। क्लियर है ना। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जब बच्चों के आंसर नहीं निकलते हैं तो फिर यही देखते हैं, उन्हें लगता है कि क्वेश्चन गड़बड़ है, लेकिन क्वेश्चन हमारा सही होता है, अप्रोक्सीमेट में आंसर आ जाता है। बात क्लियर है। आंसर भले एग्जैक्ट हमारा आ रहा है ना, 6666.66, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, हमारी कैलकुलेशन भी सही है ना। तो अप्रोक्सीमेट में हम आंसर इसका लगा देंगे, ठीक है। तो ये उन्हीं 5-6 क्वेश्चनों में आ जाता है जिन्हें बच्चा लगाने के बाद ये कहता है कि सर आंसर तो आ रहा था लेकिन ऑप्शन में नहीं मिल रहा था, इसीलिए क्वेश्चन हमारा गलत है, ठीक है ना। और इसका नंबर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब वो उसमें बिना लगाए ही चला आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको लगा देना है, छोड़ना नहीं है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये 2023 का क्वेश्चन है ना। 1 के 30% के 25% का 45% कितना होगा। सीधी सी बात है, 1 का 30% यानी 30/100 मल्टीप्लाई 25% यानी 25/100 मल्टीप्लाई 45% यानी 45/100। अब आप देखोगे 25 के 100, ठीक है, 2 से इसे काटोगे, ठीक है, और 2 से कटेगा 15, 5 से इसे काटोगे 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 से इसे काटोगे 5 चौके 20, 5 9 45। अब तो देखो कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर कितना हो गया, 9 3 27, और नीचे आप देखोगे 4 दूनी 8 और इसके 2 जीरो, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखोगे इसे 27/8 गुणा 100 हमने ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे और नीचे 100 है तो 2 अंक पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे। बात क्लियर है। तो 8 से जब आप इसे काटोगे 27 को तो कितना बचेगा हमारा, 8 3 24, ठीक है, 8 3 24, पॉइंट आ जाएगा, बचा कितना 25 26 27, 3 बचा, है ना, 3 बचा, पॉइंट लगाया, हो जाएगा 30, ठीक है। फिर से उसके बाद 8 3 24, है ना, फिर उसके बाद कितना बचा, 6 बचा, यानी कि 60 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 8 7 56, 7 बार में जाएगा, है ना, 8 7 56, 60 था ना, 56 हुआ, बचा कितना 4, उसके बाद 8 5 40, पूरे टाइम में क्या हो गया, भाग चला गया, नीचे अभी हमारा 100 है ना। अब 2 जीरो हटेंगे नीचे से तो दशमलव क्या आएगा, 2 अंक पीछे सरक आएगा, यानी आंसर हो जाएगा 0.03375, ठीक है, 0.03375 फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। बट ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से करना होता है क्योंकि ऑप्शन में देखोगे नंबर बिल्कुल सेम है, पॉइंट एक नंबर 2 नंबर आगे पीछे लगा हुआ है। अगर आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो बहुत बार इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बच्चे गलत करके चले आते हैं, हल्की फुल्की गलती करके, और आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि कम से कम
4 से 7 क्वेश्चन आप बिना मतलब के ही गलत कर देते हो। प्रैक्टिस सेट में आप देख रहे होगे कि 4 से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बिना मतलब के ही गलत कर देते हो, और वो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। आप कभी कभी अपने जो प्रैक्टिस सेट लगाए हैं उन्हें एक बार एनालाइज जरूर किया करो कि आपके जो 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चन है। और आप देखोगे उसमें 5 से 7 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन तक बच्चे इस तरह के क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो जीके में हो, गलत करके चले आते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है ना। तो 60 का देखो 50% अगर निकालेंगे तो 5 6 का 30 हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखोगे 4 3 12 हो जाएगा, है ना। ये देखो कितना अधिक है, कितना अधिक है, 12 दूनी 24 हो गया, है ना। 24 हो गया, बचा 6, 12 6 18, कितना अधिक है, 18 अधिक, यानी 30 माइनस 12 कितना हो गया, 18 हो गया, है ना। आंसर क्लियर आ गया, सीधा सीधा आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब ये देखो, किसी फर्म में काम करने वाले कामगारों की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, काम करने वाले कामगारों की संख्या 21% बढ़ा दी गई और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 21% घटा दिया गया। बट ठीक है, यानी आप ये कहो कि कामगारों की संख्या, ठीक है, कामगार, कामगार यानी कि मजदूर, इनकी संख्या क्या हुई, बढ़ा दी गई। ठीक है, कितनी बढ़ा दी गई, 21% से, है ना। और प्रति व्यक्ति वेतन, यानी उनके अगर वेतन की बात करें तो वेतन जो है 21% घटा दिया गया। कितना घटा है, 21% घटा दिया गया। यदि ऐसा करने से उसके वेतन के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि x% की कमी होती है तो x का मान बताओ। यदि उनके कामगारों की संख्या बढ़ाने, कामगारों की संख्या बढ़ाती, संख्या बढ़ा के वेतन क्या किया, सबका कम कर दिया। बट ठीक है, ऐसा करने के बाद, है ना, वेतन के लिए व्यय की जाने वाली राशि पर x% की कमी होती है। ठीक है ना, तो इस कितने परसेंट की कमी हुई ये हमें बताना है। सीधी सी बात है, आप ध्यान रखना, जब भी कामगारों की संख्या है, यानी कि मैन यानी आदमियों की संख्या हो और वेतन का वेतन हो, हमें आदमियों की संख्या और वेतन दी हो, है ना, और टोटल ऑल ओवर खर्चे की हमें जानकारी चाहिए। ठीक है ना, तो कामगार और वेतन का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, खर्चा। बट ठीक है भाई, मान लो 10 कारीगर हैं और एक कारीगर के ऊपर 50 रुपए खर्च हो रहा है, 50 रुपए में उसकी सैलरी दे रहे हैं, तो कितना खर्चा आया, 500 रुपए। कैसे पता चला, जब कामगारों की संख्या यानी 10 आदमी काम कर रहे थे, एक आदमी को 50 दे रहे थे, तो 10 गुणा 50 किया, मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ भी अगर कामगार और वेतन का मल्टीप्लाई कर दें तो ऑल ओवर व्यय की जानकारी हमें मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया था सेम परसेंटेज 21% एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है ना, और हमें उनका मल्टीप्लाई करना पड़े तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है ना, परसेंट लगा, नीचे 100 से भाग कितना आ जाएगा, 4.41%। और हमेशा ये आंसर आता है माइनस में। ठीक है ना, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमेशा आंसर आता है माइनस में। आपने फॉर्मूला देखा होगा, -a²/100। जब भी परसेंट सेम होता है, जब भी परसेंट सेम होता है, एक में कमी हो रही होती है, एक में वृद्धि हो रही होती है, तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं -a²/100। तो माइनस लगा, ए मतलब हो गया परसेंट यानी 21% और अपॉन 100। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 4.41 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 1988 में एक शहर की जनसंख्या 55,000 थी। एक वर्ष में 1989 तक यह 25% बढ़ी। ठीक है, अगले वर्ष 1990 में यह 30% घट गई। फिर अगले वर्ष 91 में 40% वृद्धि हुई। 91 के अंत में जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर देखो जनसंख्या कितनी, 50,000। मैंने आपसे एक चीज बोली थी, अगर आप आगे जाओगे, है ना, अगर आप आगे जाना है कि एक साल बाद बताओ तो 100 कहाँ आता है, नीचे जाता है। अगर हमें पीछे जाना है कि एक साल पहले बताओ तो 100 कहाँ आता है, ऊपर आता है। ठीक है, यहाँ देखो 1988 से हमें आगे जाना है 1991 तक, यानी कि आगे जाना है। ठीक है, तो 100 कहाँ आएगा, हर बार नीचे। यहाँ पर कितना है, 50,000 है। ठीक है, 50,000 है, तो 50,000 पहली साल देखो आप क्या हुआ, 25% बढ़ी, 25% बढ़ी यानी 125/100 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर 30% घट गई, 30% घट गई मतलब 70/100 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि 40% वृद्धि हो गई, 40% वृद्धि हो गई यानी कि 140/100 आ गया। बट ठीक है, 140/100 आ गया, है ना। इसे सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में जनसंख्या कितनी बची ये हमें पता चल जाएगा। क्लियर है।
अब देखो यहाँ पर 2 जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए, 2 जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए, 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, और आप देखोगे कितना बचा, 5 गुणा 125 गुणा 7 गुणा 14। ठीक है, ये हमें बचा। क्लियर है, इतना हमें बचा, है ना। अब देखो यहाँ पर 5 गुणा 125 यानी ये हो जाएगा 625 मल्टीप्लाई 7 गुणा 14। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाली वैल्यू कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, ये आप 7 का मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद 14 का भी मल्टीप्लाई करो, आप ऐसा बताओ कि सीधे सीधा आंसर हमें पता चल जाए। बात क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखोगे 14 का मतलब क्या है, ये एक 7 हो गया, 14 का मतलब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, यहां पर आप देखोगे इसमें आज अगर 5 अलग कर ले हम तो कितना बचेगा हमारा, 5 अलग कर लोगे आप तो कितना बचेगा 125। तो यहाँ देखो ये वाला 5 और ये वाला 2 सीधा सीधा जो दिख रहा है, यहां से हमारा 1 जीरो आ जाएगा यानी कि 10। तो आप देखोगे सब में 1 जीरो है, इसका मतलब अगर हम इस संख्या को हटा दें यानी यहाँ से 2 को हटा दें और यहाँ से 5 को हटा दें तो अपना काम और आसान हो जाएगा, हमें केवल इतने का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, संख्या हमारी थोड़ी सी छोटी हो गई। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास बचा कितना, 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने के लिए कितना है 125। ठीक है, यहाँ पर अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से, ये कितना हो जाएगा हमारा 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 और 1 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 7 पन्ना 35। ठीक है, 7 पन्ना 35, 7 7 49 और बचा 2, फिर 1 और यह 7 8 56 यानी कि 6। ठीक है, तो 6125। ठीक है, और 2 जीरो बचा था ये, यानी आंसर हमारा कितना आ गया 61,225। क्लियर है। तो आप कई बार ये छोटी छोटी चीजें अलग करके संख्याओं को छोटा बना सकते हो, है ना। और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आराम से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लोगे। नंबर सिस्टम से भी निकाला जा सकता है ना, नंबर सिस्टम से आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर आप देखोगे 7 7 यानी 49। ठीक है, तो 7 से आप देख लो कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद देख लो, है ना। अगर मान लो 1 नंबर मिल जाए तो वही आंसर हो गया, अगर 2 नंबर मिल जाते हैं तो आप दूसरे वाले 7 से भी डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा, है ना। बेसिकली 7 से डिवाइड करके देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको, इससे बढ़िया है जितने टाइम में आप देखोगे उतनी देर में आप मल्टीप्लाई करके आंसर लगा दोगे। ठीक है ना। तो देखो कई बार होता क्या है कि क्वेश्चन में हम लोग फंसने के बाद जब मल्टीप्लाई आता है तो अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार एग्जामिनर ऐसे नंबर देता है जिसमें आपको गुणा करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये पढ़ते हैं ना कि चुटकी बजाते ही आप ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो कुछ ही क्वेश्चनों में कर सकते हो। एग्जामिनर को भी पता है कि भैया तुम कौन कौन से तरीके लगाते हो, कहाँ कहाँ तुम्हें समय लगेगा, पर ठीक है ना। तो खाली अगर आप अन्य चीजें करोगे तो आपका हो सकता है टाइम बर्बाद हो, जितना टाइम आपका बर्बाद होगा इससे बढ़िया आप मल्टीप्लाई करके कर लो, सबसे बढ़िया है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30%, 20% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% वृद्धि हो गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देखोगे आरपीएफ एसआई 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 60%, 30%, 20% की तो कमी हुई। 60% की अगर हम बात करें तो 60% का मतलब कितना हो गया, है ना। अगर हम कहें 60% का मतलब क्या कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 60% का मतलब हो गया 3/5। 60% का मतलब हो गया 3/5। कैसे, ये मैंने सबको सिखाया था, 60/100, 1 जीरो ये कैंसिल, 2 से कटेगा 3/5। ठीक है ना। कमी हो रही है 60% वाले में, तो 5 में से 3 कम होगा, कितना बचेगा 2। तो 60% को हम डायरेक्ट 2/5 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी तरह 30% का मतलब 3/10, 10 में से 3 कम हुई, कितना 7/10 आ गया है। ठीक है, सेम इसी तरह 20% का मतलब 1/5, 5 महीने से कितना हो गया 4, यानी कि 4/5, है ना। लेकिन चौथे महीने 60% की वृद्धि हो जाती है ना। और 60% का मतलब 3/5, वृद्धि हुई तो 5 + 3 8, यानी कि यहाँ पर कितना लिखेंगे अब 8/5। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे। लेकिन अगर कुछ नंबर डिवाइड हो रहे हैं, कट रहा है तो उन्हें काट दो। 2 से 10 कट रहा है 5। तो ये देखो कितना हो जाएगा हमारा 8 चुके 32, 8 चुके 32, है ना। और मल्टीप्लाई करो किससे, 7 से। और 32 सत्ते कितना होता है 7 × 21 और 1 22 और 7 दूनी 14, यानी कि 224। ये कितना हो जाएगा 5 × 25,
25 पंचे 125, 125 पंचे 625, ठीक है। ये कितना हो गया 625। अब आप देखोगे मैंने आपको बताया था ये नीचे वाला मान होता है हमेशा प्रारंभिक वाला मान, और ये वाला मान होता है हमारा बाद वाला मान। यानी कि पहले इतना था, अब कितना हो गया इतना, यानी वैल्यू तो घटी है। अब कितने % घटी है ये हमें निकालना है। तो 625 में माइनस कर दो कितना 224। तो 625 में 224 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर देखो बचेगा लास्ट में हमारा 1 0 और यहाँ से बचेगा 4, 401 बचेगा कितने में से 625 में से, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई 100%, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी किसमें, % में वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर है। नीचे वाला प्रारंभ वाला रहेगा और ऊपर वाला हमेशा रहेगा बाद वाला, रिजल्ट रहेगा, ठीक है। और नीचे वाला प्रारंभ यानी इनिशियल वैल्यू रहेगी। दोनों को माइनस किया, हमें पता चल गया है कि कमी आ रही है क्योंकि 625 ज्यादा है, पहले ज्यादा था अब कम हो गया। तो कमी कितनी की आई, 401 की कमी आई, ठीक है ना। अब 401 की कमी आई कितने में से, 625 में से। तो 625 को हमने रखा नीचे, % में निकालना था, 100% का कर दिया मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर दो। देखो 25 चुके 100 है ना, और 25 से काटोगे तो 25 बार में। बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो नीचे आ गया 25 ऊपर आ गया 4, अब तो कटेगा नहीं। 400 गुणा 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 1604, नीचे आ गया हमारा 25, ठीक है। 25 से अगर आप इसे काटोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, सीधी सी बात है ना। 25 से काटोगे तो पॉइंट में ही आंसर आएगा, है ना। अब देखो 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 बचा कितना 10 यानी कि 104, है ना। और 25 चौके 100 बचा कितना 4, पॉइंट लगेगा 0 आ गया, ठीक है। अब 64 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 64.16 ये हमें एक आंसर दिया हुआ है। आंसर कितना हो जाएगा 64.16% घट जाता है। क्लियर है। पूरा हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हमें आंसर मैच कर गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा। क्यों, अच्छा एक चीज और है ना, आप कहोगे सर ये भी तो है 61.74%, यहाँ तो नहीं है 61, लेकिन यहाँ भी तो है। लेकिन मैंने कहा था ना कि घट रहा है ना, लेकिन यहाँ पर देखो 61.74 बढ़ जाता है, तो ये वाला बढ़ जाता है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, हमारा घटने वाला ही आंसर होगा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया 64.16, है ना, 16% घट जाता है। बात क्लियर है। और 61 तो 64 तो था ही था। क्लियर है। चलो आगे देखो, यहां देखो अगला क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 176,400 है। यदि प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। सीधी सी बात है, 176,400 है, हर साल 5% से बढ़ती है, तो 105/100 और एक बार और 105/100। यानी अगर आप देखोगे इसे, चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है 105/100 लिखो। हमें पता है 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, है ना। और बढ़ जाती है तो 20 + 1 21, तो डायरेक्ट हम 21/20 भी तो लिख सकते हैं ना। और यहाँ भी 21/20 लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 0 हमारे ये कैंसिल हो गए। अब 2 दूनी 4, 4 से हमारा ये कट जाएगा, काट दो इसे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, यानी ये आ गया 441 मल्टीप्लाई 21 × 21 441। बट ठीक है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ पर फिर बड़े नंबर आ गए 441 मल्टीप्लाई 441 करने के लिए, है ना। तो क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, बिल्कुल नहीं। यहाँ आप देखोगे 1 × 1 इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप देखोगे ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, या तो ये वाला हो गया या तो ये वाला हो गया। बात क्लियर है। अब यहाँ आप देखोगे पीछे 21 है और यहाँ 81 है, यहाँ पर 21 है और यहाँ 81 है ना। तो अगर आप एक चीज जानते होंगे, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा 441 मल्टीप्लाई 441, ठीक है। अगर हमें पीछे के 2 नंबर इनके मल्टीप्लाई करने वाले, पीछे के 2 नंबर अपने मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब पीछे के 2 नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करते हैं तो जब 4 से 41 को डिवाइड करोगे तो बचेगा 41, और यहाँ से डिवाइड करोगे तो बचेगा 41। यानी आपको खाली 41 गुणा 41 करना है, ठीक है। और 41 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, या निकालना आता होगा कितना होता है। पीछे आएगा 1, 4 4 हो जाएगा 8 और 4 चौके 16, 1681। पीछे के 2 अंक हमें पता चल गए कितने हैं, 81। इसका मतलब आंसर हमारा कितना हो जाएगा 194481। बट ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये करके बताया, आप इसे मन में बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो नंबर सिस्टम की वीडियो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह की बहुत सारी चीजें उसमें सिखाई गई हैं। बात क्लियर है। चलो आगे देखो,
अमिता की आय 2019 में 21,000 रुपए थी। उन्हें हर वर्ष 10% की वृद्धि मिलती है। 2021 में उनकी आय कितनी थी? ठीक है, अब देखो फिर हमें क्या करना है, 19 से 21 तक जाना है, यानी आगे जाना है। यहाँ कितना है, 21,000 है। ठीक है, हर वर्ष 10% वृद्धि होती है। 10% का मतलब 1/10 यानी 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। ठीक है, 2019 में थी ना, ये 20 हो गया और ये 21 हो गया। ठीक है, तो अब देखो 21 में अपन पहुंच गए, 21 ही तक जाना था। इसका मतलब इसे सॉल्व कर लो, 2 जीरो अपने ये कैंसिल हो गए। ठीक है, यहां आप देखोगे 210 मल्टीप्लाई 11 गुणा 11 है ना। अब आप देखोगे 1 जीरो है यहाँ पर, वरना मल्टीप्लाई हमें करना है 11 इंटू 21 इंटू 11 इंटू 11, उसमें पीछे हम 1 जीरो ऐड कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, यानी पीछे तो एक ही जीरो आएगा। अब इसमें आप देखोगे 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बात क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ से हमें तो पता चल रहा है ना कि एक ही जीरो पीछे आएगा, बाकी ना तो यहाँ हमें 2 दिख रहा है ना तो 5 दिख रहा है। ठीक है, तो अन्य जीरो तो आएगा नहीं, है ना, तो पीछे के दो जीरो है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहाँ से निकाल लो इकाई का अंक। यहाँ आप देखोगे 1 1 1, तीनों में क्या है, इकाई के अंक में 1, और 1 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, यानी इकाई के अंक में क्या आएगा, 0 के बाद 1 आएगा। तो इसमें तो 3 है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, ये वाला होगा। क्लियर है ना, तो ये चीजें हम देख के वहां पर बता सकते हैं। बहुत से लगभग 90% क्वेश्चन में हमें ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही देख के पता चल जाता है। बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, अपना समय बचाकर चलना है। ठीक है, ताकि जब हार्ड क्वेश्चन आए या अच्छा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए, वहां पर आप उस समय को दे पाओ। क्लियर है, चलो आगे देखो। किसी संख्या के 25% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। उस समान संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब वो कह रहा है किसी संख्या के 25% को 66 में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो समान जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो किसी संख्या, हमने मान लो x कोई संख्या है, इसका 25% यानी कि 25/100 हो गया, है ना। तो किसी संख्या के 25% को 66 में जोड़ा जाता है, यानी इसमें 66 जोड़ दिया जाता है ना। तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है, यानी वापस से हमें x मिल जाती है। तो आप बोल सकते हो अगर आप इसे इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, 66 बराबर 75/100x, क्योंकि ये इधर जाके x के साथ माइनस हो जाएगा। अब आप कहोगे 25 या 75, 25 चुके 100, 3 से 66 करेगा 22 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 22 चुके 88, तो x बराबर कितना आ गया, 88। अब संख्या हमारी कितनी आ गई, 88। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उस संख्या का 80% बताओ। तो अब भाई 88 संख्या आ गई, 80% पूछा है, यानी 80/100 पूछा है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, है ना। 88 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 8 64, 64 प्लस 6 यानी कि 70, और 8 8 64 का 4, और पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि एक 10 नीचे है उसका पॉइंट आ जाएगा, यानी 70.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70.4। अब आप कहोगे सर 88 का टेबल आपको आता है क्या, कि आपने डायरेक्ट 704 लिख दिया। तो मैं डेली ये बात बता रहा हूँ आपको, और ये चीज मैं बार बार बोलूंगा ताकि आपको याद हो जाएगा कि 88 का टेबल क्या, 90 99 तक, यानी 1 से लेकर 100 तक आपको सारे के सारे टेबल याद हो जाएंगे आराम से। ठीक है, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 8 8 64 फलाना ढिमकाना, मन में सोच के आप सीधा लिख सकते हो, जितनी देर में आप टेबल पढ़ के लिखते हो। और ठीक है ना, मैंने ये देखो कैसे किया, मैंने आपको बताया था कि 88 8 हमें निकालना है। ठीक है ना, तो हमें जरूरी नहीं है कि 88 64 फिर नीचे 4, 88 64 फिर उसके बाद 64 में 6 जोड़ोगे, फिर उसके बाद 70, ऐसे लिखो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर देखो एक काम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि 8 का मल्टीप्लाई हमें 88 में करना है, 88 64 88 64, यानी आप इधर मन में 64 सोच सकते हो, इधर भी 64 सोच सकते हो। ठीक है, 8 का टेबल तो आता ही है, 8 का पहाड़ा तो आता ही है, 88 64 आ गया, 88 64 आ गया। हमें पता है कि ये जो आगे वाला 4 है ये तो फिक्स है, ये तो 4 रहेगा ही रहेगा, बचा कितना 6, 88 64 ये आ गया, 64 प्लस 6 कितना हो गया 70, और 70 के साथ 4 आ जाएगा, यानी कि 70 और 4 704 हमारा आंसर आ गया इसका, यानी टेबल आ गई। पर ठीक है, नीचे 10 था हमने पॉइंट लगा दिए, यानी 70 पॉइंट हमारा क्या हो गया, 70.4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, चलो ये छोटी छोटी चीज आपको मेरे साथ साथ में सीखते चले जाना है। ठीक है ना, चलो उसके बाद देखो अब आप देखोगे यदि किसी संख्या के 25% को
72 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 70% ज्ञात कीजिए। अब देखो सेम वैसी क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने बताया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। बिल्कुल डिट्टो उसी तरह का क्वेश्चन है ना। किसी संख्या के 25% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप संख्या समान प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 70% ज्ञात करो। क्लियर है? तो ये आप मुझे करके बताना, ऑप्शन में कमेंट करके बताना। अब देखो 2004 के हम लोगों ने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए 2024 के, तो 2024 के भी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। तो ये कल हमारा परसेंट चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। परसेंट के बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये तीनों चीजों को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि तीनों चीजें एक बार में खत्म हो जाए, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ठीक है। जब ये चैप्टर हो जाएगा उसके बाद सीआई और एसआई को दोनों को एक साथ लेके चल लेंगे, बट ठीक है ना। तो यहाँ भी हम लोग 2018 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चन लगाते चलेंगे, है ना। और बेहतरीन तरीके से आपके सारे की सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है कि सिलेक्शन के लिए जो 5-6 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड लेवल के आते हैं, थोड़े से डिस्क्रिप्टिव आते हैं, मेरा फोकस उनमें रहेगा, है ना। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपको भी इन्हीं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट लगभग सभी बच्चे कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, कल फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।